हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब कुछ ओके है ना? सब कुछ ओके है ना? साउंड बताओ, साउंड मिसमैच तो नहीं हो रही? साउंड मिसमैचिंग? सब कुछ ओके है? स्टार्ट करते हैं। ऑल परफेक्ट। ऑल ओके। चलो, साउंड लो है। ओके। हाँ, अब बताओ। डेटा। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब कुछ ओके है अब, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, ब्रेन में सेट करना है एक एक चीज, ठीक है। तो कल हमारा कितना हो गया था, फटाफट मैं रिवीजन कराता हूँ और रिवीजन करा के कंटिन्यू आगे कर देते हैं, ठीक है। कल आपके फीडबैक देखे थे, जबरदस्त, खतरनाक। अच्छा लगता है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो, और बेस्ट से बेस्ट चल रहेगा वो हम करा देंगे, ठीक है। चलो, बहुत सही, सुपर सुपर सुपर। चल, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, चैट थोड़ी मैंने प्राइवेट कर दी है, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब जरूरत होगी तो बस तुम अपना रिस्पॉन्स मुझे देते जाना, ठीक है। मैं तुम्हारा सारे कमेंट देखते आ रहा हूं, पर कोशिश करना कि रिवीजन के टाइम पर एकदम साइलेंट हो जाओ, ठीक है। फिर कंटिन्यू करेंगे ही हम। तो रिवीजन में कल हमने क्या बात की थी? देखो, हमने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जो एक यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है। हमेशा डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, फिर इस एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक सिनेप्स के थ्रू, ठीक है, जो एक केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ठीक है। फिर अगेन डेंड्रॉन साइटोन एक्सॉन, फिर अगेन डेंड्रॉन साइटोन एक्सॉन, तो यूनी डायरेक्शनल मैकेनिज्म है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था बेटा कि जो कंडक्शन है न्यूरॉन के अंदर जो हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो चार्ज के चेंज होने की वजह से होती है, ठीक है, जिसको इंपल्स बोलते हैं, ठीक है, जो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से कल से पहले वाली क्लास में समझ चुके थे, ठीक है। कल रिवीजन भी करा दिया था मैंने इसका। फिर कल हमने बात की थी भाई, कंडक्शन न्यूरॉन के अंदर तो समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, पर दो न्यूरॉन के बीच में जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है? तो दो न्यूरॉन के बीच में एनसीईआरटी एक तो केमिकल प्रोसेस बोलती है, समझ रहे हो, और एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस भी बोलती है। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस तब होती है जब दो सेल्स के बीच का गैप बहुत कम हो, ठीक है। गैप कम हो तो हम प्रोटीन के ब्रिज बना देते हैं, जिसको हम, जिन प्रोटीन के ब्रिज को हम बेटा गैप जंक्शन बोलते हैं, जो मैं टिश्यू में भी पढ़ाऊंगा, गैप जंक्शन। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? डीसीसी। ओके, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। साउंड बेटा आ रही है? एक बार आप रिफ्रेश कर लो, इसकी साउंड नहीं आ रही है, साउंड आ रही है, ठीक है। वीडियो भी आ रही है, वीडियो तो मुझे दिख ही रही है, साउंड थोड़ा सा पूछना पड़ता है मुझे, और बाद बाकी का ठीक है। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की, दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो एक तरीके से जंक्शन है। ये जंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। एक्साइटेबल सेल के बीच के जंक्शन को हम सैनैप्स बोल रहे हैं यहाँ पर, और जंक्शन बनने की जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, उसको सैनैप्सिस बोल रहे हैं। तो अगर सैनैप्स की बात करते हैं, दो टाइप के सैनैप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सैनैप्स, एक केमिकल सैनैप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सैनैप्स मैंने बताया था, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, इसको सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर का होता है। अगर 0.2 नैनोमीटर का सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, मींस इलेक्ट्रिकल, मींस इलेक्ट्रिकल जंक्शन होंगे, जिसमें सोडियम आयन का फ्लो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि ब्रिज बने हुए हैं, ठीक है, किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। क्लियर है बिल्कुल?
जिसके अंदर गैप जंक्शन देखने को मिलते हैं, सिनेप्टिक फटीग या सिनेप्टिक डिले नहीं मिलता और कंडक्शन फास्टेस्ट होता है, ठीक है। जबकि अगर केमिकल साइनेप्स की बात करते हैं तो इनके बीच का जो गैप होता है ना वो 20 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ केमिकल की जरूरत पड़ती है, मींस न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है, बिना न्यूरोट्रांसमीटर के कंडक्शन नहीं हो पाएगा, समझना मेरी बात। तो कंडक्शन कराना है तो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, ठीक है, जो एक्साइटेबल भी हो सकते हैं और मतलब कह सकते हो इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, जो मैंने लास्ट में कराया था, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल कंडक्शन का काम करते हैं, केमिकल मैकेनिज्म का काम करते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में अगर सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत बड़ा है, गैप ज्यादा है, इसीलिए कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि प्री सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जबकि पोस्ट सिनेप्टिक नोब के पास ओनली और ओनली रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ओनली रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मजबूरी है यार, यूनी डायरेक्शनल ही होगा, बाई डायरेक्शनल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंडक्शन स्पीड कंपैरेटिव फास्टेस्ट नहीं बोलोगे, उससे थोड़ा स्लो है बट फास्ट है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसमीटर बेस्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट था? ओके ओके, चलो ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर हमने केमिकल प्रोसेस को मैंने नंबर में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला प्रोसेस क्या बताया था, नंबर 1, भाई इंपल्स फ्लो कर रही है एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन पर क्या लगे होते हैं, कैल्शियम चैनल्स जो वोल्टेज गेटेड होते हैं। इंपल्स जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से टकराती है तुरंत खुल जाते हैं, कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, और ये कैल्शियम एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, जो मैं हार्मोन में पढ़ाने वाला हूं उसके बाद, ठीक है। जो अंदर मिलने वाले छोटे छोटे वेसाइकल जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे थे, उनकी एक्सोसाइटोसिस कराता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल सीधे बाहर जाते हैं, मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, और उनमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लफ्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अब सिनेप्टिक क्लफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर जाता है तो ये बाइंड किससे करेगा, समझना, ये बाइंड करेगा अगेन रिसेप्टर से, मतलब सोडियम चैनल से, जो लिगैंड गेटेड चैनल है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर उनके लिए लिगैंड का काम कर रहा है। तो ये लिगैंड जब उससे बाइंड करेगा तो सीधी सी बात है सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। अब सोडियम चैनल खुलते ही बाहर से सोडियम सीधा अंदर भागेगा, बाहर से सोडियम सीधा अंदर भागेगा, और अंदर जाकर के एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करेगा, जो जो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अप्रोक्सीमेटली 10 मिली वोल्ट कम होनी चाहिए, माइनस में, मतलब प्लस में ज्यादा होनी चाहिए। वो माइनस में कम तब होगी जब कोई पॉजिटिव आयन अंदर एंटर करेगा, और पॉजिटिव आयन डीपोलराइजेशन के लिए एक ही एंटर करता है, सोडियम आयन। एकदम क्लियर है? तो बस सोडियम एंटर करेंगे और दूसरे न्यूरॉन को एक्साइटेबल कर देंगे, इसको बोलते हैं एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है बिल्कुल? चलो भाई, एक्साइटेशन हो गया, सिग्नल चला गया, पर अगर न्यूरोट्रांसमीटर हर समय रहेगा वहां पर तो सिग्नल जाता ही रहेगा, सिग्नल रोकना भी तो है, समझ रहे हो? तो सिग्नल रोकने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक नोड पर क्या लगे हुए थे, सिग्नल रोकने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक नोड पर कुछ एंजाइम प्रोटीन्स लगे हुए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर अगर एसिटाइल कोलिन है तो उसको तोड़ने वाला एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जो एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में तोड़ देगा। एसीटेट तो चलो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाएगा, पर कोलिन बचा। ये कोलिन छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, उनकी हेल्प से वापस प्री सिनेप्टिक नोव के अंदर आ जाएगा। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इंटरमीडिएट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोसिलिसिस का इंटरमीडिएट है। अगर आपने पढ़ रखा हो सेलुलर रेस्पिरेशन तो समझ जाओगे। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, समझना, कोलिन के साथ मिलेगा, और एक एंजाइम कैट, कैट माने बिल्ली, ठीक है। तो ये कैट एंजाइम की प्रेजेंस में उधर से एसिटाइल कोएंजाइम एक एसिटाइल और कोलिन आ गया, तो एसिटाइल और कोलिन मिलकर के बना देंगे एसिटाइल कोलिन, और कोएंजाइम ए बचेगा, जो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा, ठीक है। ये पूरी मैकेनिज्म किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, कैट, कैट, CAT, कैट, समझ गए ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल।
क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर है, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और बनते ही इन खाली वेसाइकल की रिफिलिंग होती है। ठीक है, तभी जब आप सो जाते हो, जगते हो, तो आप बहुत एक्साइटेड मूड में होते हो, एक्टिवेटेड होते हो, ठीक है, एनर्जेटिक होते हो। क्यों? क्योंकि इन सिनेप्टिक वेसाइकल की रिफिलिंग हो चुकी है, कंडक्शन अगेन फास्ट होता है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सारे स्टेप मैंने क्लियर करा दिए थे। इसके बाद मैंने इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का भी कंसेप्ट बताया था। मैंने बताया था कोई मान लो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, तो वो सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करेगा, वो क्लोराइड चैनल से बाइंड करेगा। और क्लोराइड चैनल से बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन अंदर मूव करेंगे, और क्लोराइड आयन अंदर मूव करेंगे बेटा, तो अंदर नेगेटिव नॉर्मल से भी बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर पोलराइजेशन। और जब हाइपर पोलराइजेशन होगा तो चाह करके भी पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन नहीं होगा, आप सो जाओगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था सेरोटोनिन का। डन, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई नेगेटिव आयन अंदर जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव आयन अंदर जाएंगे तो डीपोलराइजेशन होगा, नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। पॉजिटिव आयन को एंटर कौन कराएगा? भाई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नेगेटिव आयन को कौन एंटर कराएगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पॉजिटिव आयन क्या काम करेंगे? डीपोलराइजेशन। नेगेटिव आयन हाइपर पोलराइजेशन। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैंने न्यूरोट्रांसमीटर भी बता दिए थे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपको ध्यान रखना है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, या ग्लूटामेट एस्पार्टिड भी बोल सकते हो, ठीक है, या अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन आप जानते ही हो, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आप जानते ही हो। इनहिबिटरी के अंदर आप याद रख लेना, एक तो गाबा, गामा अमाइनो, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड। और दूसरा याद रख लो ग्लाइसिन, एक अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये भी ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड का फंक्शन लिखा देते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेरोटोनिन जस्ट मैंने बताया ही था, और डोपामाइन आप जानते ही हो, ठीक है, समझ रहे हो। डोपामाइन एक कैटाकोलामाइंस है, ठीक है, जो टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं, एक तरीके से भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं? हाँ, डोपामाइन। डोपामाइन ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वहां एक्साइटेटरी का भी काम करता है। मतलब डोपामाइन एक्चुअल में एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों है, बट इसके मोस्टली रिसेप्टर इनहिबिटरी है। तो एनसीईआरटी जैसी सिंपल बुक्स उसको इनहिबिटरी में लिखती हैं, पर आप एमबीबीएस में इसका डिटेल्ड फंक्शन पढ़ोगे कि एक्चुअल में बहुत सारे ब्रेन में रिसेप्टर्स ऐसे भी हैं जहां ये एक्साइटेटरी का भी काम करता है। वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट की अलग अलग फंक्शन है, कॉम्बिनेशन है, जो आप पढ़ोगे आगे। मतलब अभी एमबीबीएस का कंसेप्ट है वो। ऑल डन। बस अब चालू करते हैं अगली कहानी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ाएंगे आज ब्रेन। कल मैं स्पाइनल कॉर्ड खत्म करा दूंगा, आज ब्रेन। और यहां आके चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन के अंदर हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं, ठीक है, एक आइस का, एक ईयर का, ठीक है, आपका फिनिश। आज शायद 5th लेक्चर है, 6 7 7 लेक्चर में खत्म होगा। चलो, यहां तक कोई डाउट शाउट है? अरे एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों के दोनों बेटा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलते हैं, बताया था मैंने। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। सीएनएस। तो सीएनएस में हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन, ठीक है। अब तो सबसे पहले कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करूंगा कि ब्रेन की कवरिंग कैसे होती है, किसका अरेंजमेंट कैसे है, एनिमेशन भी यूज करूंगा, पर मैं एक अपना एनिमेटेड डायग्राम जरूर बनाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे तो मैंने एनिमेशन 11th क्लास के बच्चों के लिए बनवाए हैं, ठीक है, पर आपको भी अभी इसका टेस्ट मतलब पता चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेरे डायग्राम से समझ में आ जाता है, पर छोटा बच्चा होता है ना 11 12th का जो नया बच्चा होता है, उसको एक एक चीज और क्लियर करनी होती है, मजा आता है उसके लिए, ठीक है। तो अभी पूरा कवरिंग भी मैं दिखाऊंगा, पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो जो एकदम कंसेप्ट क्लियर करें। डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले स्कैल्प की बात कर लो।
खोपड़िया की बोन स्कल है भाई, ठीक है। स्कल के ठीक नीचे डबल लेयर में आपको मिलने वाला है एक अरे भाई एक और ड्रॉ करना होगा। हम्म, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करो उस तरीके से। हम्म ये आ गए पूरा का पूरा ब्रेन के लेयर्स, ठीक है। ड्रॉ कर पाओगे ऐसे? ऐसा ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। लेयर्स दिखा रहा हूं सारे के सारे में, ठीक है। और इतना ही नहीं, इन दो लेयर के बीच में मैं एक्चुअल में कुछ चीजें बनाऊंगा, वो समझनी होगी आपको। तो गैप तो नहीं होता, इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस, 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 ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं बीच में। जैसे मानो हड्डियों के अंदर होता है ना, इस टाइप का प्रोजेक्शंस, ऐसी चीजें बनी होगी। और इनके बीच में एक लिक्विड होगा, इसको बोलेंगे CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस पर क्वेश्चन आता है। और फिर इसके नीचे तो ब्रेन होगा ही, जो पूरा ब्रेन है ही, सेरिब्रम, हाईली फोल्डेड
ब्रेन है, ठीक है। कुछ ब्लड वेसल्स भी दिखाओ। यहां पर होते हैं बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, हाईली डेंस वैस्कुलर, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हाईली वैस्कुलर है, ठीक है। अब समझना एक एक करके, इसको तो सिंपल लिख ही देते हैं। वही स्किन वाला ये तो एरिया हो गया पूरा, इसमें हेयर्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक नीचे, इसके नीचे स्कल बोन दिख रही होगी आपको, और नीचे बढ़ो। अब यहां से कहानी चालू होगी। जो दो लेयर दिख रही है ना आपको ग्रीन कलर की, ये पहली लेयर हो गई ड्यूरा। एक पिंक कलर की लेयर दिख रही है, ध्यान से देखो, पिंक कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये दूसरा लेयर हो गया। एक आपको येलोइश लेयर देखने को मिल रही है, येलोइश कलर की लेयर, ये अरे ये तीसरा लेयर हो गया। तो एक्चुअल में ब्रेन के हमारी कवरिंग होती है ना, वो तीन लेयर होती है, ठीक है। एक डबल लेयर, एक पिंकिश दिखा रखी है मैंने, येलोइश दिखा रही है, फिर नीचे ब्रेन आ गया पूरा, ठीक है। ब्रेन में सेरिब्रम। पर ध्यान रखना, ब्रेन पढ़ा रहा हूं तो बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ोगे। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, एक्साइटमेंट नहीं चाहिए इसके अंदर, हड़बड़ाहट एक्साइटमेंट यूं यूं हो जाए ऐसा नहीं, आराम से समझना, ठीक है। आप समझ रहे हो, बहुत आराम से तसल्ली से समझ के, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। पहले कवरिंग कराऊंगा, फिर पूरा पूरा ब्रेन याद कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ड्यूरा। चलो ग्रीन से, ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड, फिर पिया मैटर। ये तीन लेयर होंगे, ड्यूरा, अरेक्नॉइड और पिया मैटर। समझना, अगर मैं ड्यूरा की बात करता हूं, कैसे याद रखोगे ड्यूरा? जो ब्रेन के सबसे दूर है, ब्रेन के सबसे दूर है ड्यूरा, जो ब्रेन के सबसे पास है पिया। नहीं है क्या? ड्यूरा ब्रेन के सबसे दूर है और पिया ब्रेन के सबसे पास है, और दोनों के बीच में अरिकनॉइड, ऐसे याद रहेगा। समझ रहे हो? हाँ, पिया मैटर। जो ब्रेन के पास है वो पिया है, जो ब्रेन के दूर है वो ड्यूरा है, ऐसे याद रखो। याद हो गया? आप कंफ्यूजन नहीं होगे। हाँ, जो क्वेश्चन जो बनता है ना, इसी बनता है, ब्रेन के दूर कौन है, ब्रेन के पास कौन है, ठीक है। अगर मैं ड्यूरा की बात करता हूं तो ये आउटर लेयर है, ड्यूरा की अगर मैं बात करूं तो ये आउटर होती है, ठीक है। फाइब्रस होती है, फाइब्रस, डबल लेयर है, दो लेयर देख रहे होंगे, फाइब्रस डबल होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूं ड्यूरा की, जो डबल लेयर है, फाइब्रस है, ब्रेन के दूर है, आउटर है, ठीक है। ये इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, ए वेस्कुलर होती है, ए वेस्कुलर। ये मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अगर मैं अरेक्नॉइड की बात करता हूं, ये मिडिल लेयर होती है, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। ओनली मैमेलियन ब्रेन में ही देखने को मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी, ये मैमल्स का खास फीचर है। मैमल समझते हो, ठीक है, स्तनधारी। उन मैमल्स का अगर कोई खास फीचर आपसे पूछे तो आप बोलोगे अरिकनॉइड। अरिकनॉइड मैमल्स का खास फीचर है, जो ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है, मैमेलियन फीचर है अरिकनॉइड, ठीक है। हाँ, ये वेस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है।
वैस्कुलर होगी, फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू। समझ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमेलियन ब्रेन में ही मिलती है, ठीक है। अब पिया मेटर की बात करते हैं, तो ध्यान रखना है सबसे इनर है, ये भी वैस्कुलर ही होती है। अटैच विद सेरिब्रम, ये क्वेश्चन पूछते हैं सेरिब्रम के सबसे नजदीक कौन सी होती है। तो ये 3 लेयर आपके समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है। ये सब ब्लड वेसल्स दिखा रखे हैं मैंने, रेड कलर के दिखा रखे हैं ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक स्पेस दिख रहा है, ये यानी जो अरिकनॉइड और पिया के बीच में, इसको बोलते हैं हम सब अरिकनॉइड स्पेस। सब अरिकनॉइड स्पेस, अरिकनॉइड के ठीक नीचे, अरिकनॉइड के ठीक नीचे, सब मतलब नीचे, अरिकनॉइड के नीचे सब अरिकनॉइड स्पेस, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेजेंट बिटवीन अरिकनॉइड एंड पिया मैटर। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, किस किस के बीच में मिलती है, सब अरिकनॉइड याद रखना है। इसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो इसमें CSF भरा हुआ है, दिख रहा है, ये सब CSF है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब भी आप ब्रेन की सर्जरी करोगे, तो सबसे पहले देखा होगा आपने, कभी डिस्कवरी पे सर्जरी देखी हो, डॉक्टर क्या करता है, एक कट लगाता है स्कैल्प में, ठीक है, स्किन के अंदर, और उसको खींच कर रबड़ की तरह खोल देता है पूरी खोपड़ी को, ठीक है। सारे हेयर और पूरी स्किन से लगा हुआ पार्ट नीचे आ जाता है, एकदम पूरा रबड़, ऐसे मैंने देखे होंगे गुड्डा गुड़िया जो होते हैं, ठीक है, टॉयज, टॉयज में हेयर्स होते हैं, वो लेयर्स होती है कपड़े में, मानो ये पूरे लेयर है, बिल्कुल ऐसी ही नहीं हट रही है, बिल्कुल ऐसी ऐसी हटेगी, ठीक है। उठा के खींच के नीचे कर देंगे, आपकी सीधी स्कल निकल आएगी, पूरी स्कल। अब स्कल के अंदर आपको जॉइंट्स दिखेंगे, सुचर्स, ठीक है। अब उनको खोलना है, छेनी हथौड़ा यूज करते हैं, बड़े मजबूत जॉइंट्स होते हैं, फाइबर जॉइंट है ना, छेनी लगा करके हथौड़ा बजाएंगे, खोपड़ी खुल जाएगी। समझता मेरी बात, ठीक है, स्कल खुलती है, फिर जाकर के धीरे धीरे सर्जरी स्टार्ट होती है। इतना आसान नहीं है सर्जरी, ठीक है। तो देखो, डॉक्टर बनना कोई खेल नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब किसी दूसरे की जिंदगी आपके हाथों में होती है, जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती, खेल खत्म, ठीक है, समझे। हाँ सुचर्स, ठीक है। एनिमेशन में देखा है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एनिमेशन मैं भी दिखाता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, अरे भाई, हाँ, कुछ दिख रहा है क्या आपको, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बना हुआ पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर तुम देख पा रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नहीं आ रहा वो फीचर, ठीक है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझना मेरी बात, ये एक्चुअल में पोजीशन दिखाने की कोशिश की एनिमेशन से,
ये भाई बस 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 बस। हाँ अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी स्किन हटाई। स्किन हटाने के बाद उसका स्कल को ओपन किया। स्कल ओपन करने के बाद आप लेयर देखना, कितने लेयर दिख रहे हैं आपको? सब, ये तो ऊपर, ये तो बोन दिख रही है, बोनी पार्ट है, कहाँ गया? ये तो स्कल बोन हो गई, ये दिख रही है ना, ये तो स्कल बोन है। ये तो स्कल बोन है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको, ठीक है। स्कल बोन के ठीक नीचे आप देखो एक लेयर दिख रही है, ये ड्यूरा है, ये ड्यूरा है, ये ड्यूरा है, ठीक है। ठीक इसके नीचे देखो एक लेयर दिख रही है ना, बिल्कुल नीचे दिख रही है, ये वाली लेयर जस्ट नीचे दिख रही है, ये वाली लेयर, ये लेयर, ये वाली, 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 ये अरेकनॉइड है, ठीक है। और सबसे नीचे देखो लेयर जो ब्रेन से सटी हुई है, ब्रेन से सटी हुई है, ये पिया मैटर है, जो ब्रेन से सटा हुआ है, ये पिया मैटर है, ये ब्रेन से सटा हुआ है, ये पिया मैटर है। अरिकनॉइड और पिया के बीच में देखो आपको कुछ दिख रहा है ना आपको, जिग जैग, जिग जैग, अगर देख पा रहे हो तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। अच्छा, अच्छा मैक्सिमम ये है, ठीक है। तो ये बीच में दिख रहा है ना, बीच में ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, सब अरिकनॉइड स्पेस जो दिख रहा है ना, ये अरे यार, हम्म, हम्म, ठीक है, अब सही है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है सब अरिकनॉइड स्पेस, ठीक है। और इस सरब अरिकनॉइड स्पेस में आपको एक जाल नेटवर्क दिख रहा है ना, जाल, ये बोनी लाइक पार्ट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर भरा होता है एक लिक्विड, इसी के अंदर भरा होता है क्या, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्चुअल में कहां होता है? अच्छा, लाइट ऑफ, ओके। अब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ पा रहे हो? ऊपर वाला पार्ट स्कल बोन हो गया, ठीक है। स्कल बोन के ठीक नीचे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ड्यूरा मैटर है, ये वाला, येलो कलर से दिखाने, नहीं येलो नहीं, ये, हाँ, ये ड्यूरा है। फिर अरिकनॉइड है, अरिकनॉइड के ठीक नीचे ठीक है, सब अरिकनॉइड स्पेस है। और सबसे नीचे पिया मैटर है, तीनों लेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। सब अरिकनॉइड स्पेस देखोगे कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा सब अरिकनॉइड स्पेस, ऐसा, ठीक है। इसके अंदर भरा होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसके भी नीचे देखोगे तो आपको ये सेरिब्रम दिख रहा है, आपको दिख रहा है गायरस सल्कस, गायरस सल्कस सेरिब्रम। तो ये है इंसान। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? BMS, जी सर। अरिकनॉइड नहीं, सब अरिकनॉइड स्पेस, अरिकनॉइड नहीं, सब अरिकनॉइड स्पेस बोलोगे, ठीक है। अरिकनॉइड नहीं बोलना आपको, सब अरिकनॉइड स्पेस बोलना है, सब अरिकनॉइड स्पेस। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अरिकनॉइड नहीं बोलना आपको, सब अरिकनॉइड बोलना है। BMS, चलो ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस देखो मैंने कहाँ तक दे दिया है, बताता हूँ बेटा। ओके। हम्म, नहीं, टेस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन और मूवमेंट है, ध्यान रखना। टेस्ट में आपका लोकोमोशन मूवमेंट पूरा आ रहा है, नर्वस सिस्टम मैंने अभी नहीं दिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको अभी नहीं दिया, ठीक है। ओनली लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है। ओनली लोकोमोशन मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। आपको अनाउंस भी कर देंगे रिटन में कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, चलो यहां तक कोई समझ में आया? देखो भाई, ये फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मैं लिख देता हूं उधर। हम्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन सारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब एनर्जी चाहिए थोड़ी सी, है ना। हाँ, टेस्ट टेस्ट संडे को है बेटा, है ना। सैटरडे लीव? अरे यार ऐसी बात मत करो, ठीक है। ऐसी बात मत करो, क्योंकि रक्षाबंधन भी आएगा बीच में, कहीं कुछ कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे कि चीजें गड़बड़ हो, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अब अलर्ट हो जाओ। पूरा ब्रेन कराऊंगा, ब्रेन को यही याद कराऊंगा, ब्रेन का एक एक पार्ट, ठीक है। एक एक पार्ट। चलो, अब आ जाओ। मैं पूरे ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूँ, फिर ब्रेन के एक पार्ट को लेके भी चलेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, एनिमेशन से भी करेंगे, नॉर्मल भी करेंगे, मैं डायग्राम भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी हर चीज, मतलब बहुत क्लियर कट कर तरीके से समझना है। मैं ब्रेन में कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, थोड़ा पढ़ाऊंगा पर सटीक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पूरा ब्रेन को एक साथ समराइज करने की। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, तो धीरे धीरे ब्रेन बन रहा होता है। तो ब्रेन को बनाने के लिए छोटे छोटे, कह सकते हो, लोब्स होते हैं, ठीक है। एक सिंगल लोब से तीन लोब बनते हैं, जिससे पूरा ब्रेन बनेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक न्यूरल कॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इससे आगे जाके तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, समझना। पहला स्ट्रक्चर, चाहो तो ड्रॉ कर लेना, क्योंकि यहां से मैं हटा दूंगा उसको। दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, और ये आ जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलेंगे प्रोजिनसेफेलॉन, इसको बोलेंगे मीजेंसेफेलॉन, इसको बोलेंगे रोम्बिनसेफेलॉन, ठीक है। समझना, इसको बोलेंगे प्रोजिनसेफेलॉन, प्रोजिनसेफेलॉन, इसको बोलेंगे मीजेंसेफेलॉन,
इसको बोलेंगे रोम्बिन, रोम्बिन सेफेलॉन। सिफेलो, सिफेलो मतलब होता है हेड, प्रो मतलब प्रोजिनसेफेलॉन फोर हेड बनाएगा, मीजिनसेफेलॉन ठीक है फोर ब्रेन बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा, और रोम्बिनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन बनाएगा। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो अब प्रोजिनसेफेलॉन आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। मीजिनसेफेलॉन में कोई डिवीजन नहीं होगी। रोम्बिनसेफेलॉन भी आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मैटिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, मैटिनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। समझना, प्रोजिनसेफेलॉन, मीजिनसेफेलॉन, रोम्बिनसेफेलॉन। प्रोजिनसेफेलॉन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मीजिनसेफेलॉन डिवाइड नहीं हो रहा, रोम्बिनसेफेलॉन अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सब ड्यूरल नहीं होता, सब अरिकनॉइड होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कैलाश, झींगर, कैलाश बेटा सब ड्यूरल नहीं होता, सब अरिकनॉइड होता है। स्पेस, स्पेस का मतलब जगह। चलो कैलाश इधर आ जाओ। ठीक है, तो प्रोजिनसेफेलॉन से फोर ब्रेन बनेगा, मीजिनसेफेलॉन से मिड ब्रेन बनेगा, रोम्बिनसेफेलॉन से हाइंड ब्रेन बनेगा। जो तीनों चीज बताने वाला हूं, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि इसको मैं हटाने वाला हूं। यानी मैं इसको यही लिख दूंगा। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करता हूं तो किसकी बात करूंगा मैं? प्रोजिनसेफेलॉन। मिड ब्रेन की बात करता हूं तो मीजिनसेफेलॉन। मीजिनसेफेलॉन। और रोम्बिनसेफेलॉन। यानी ये समझ में आ गया, प्रोजिनसेफेलॉन, मीजिनसेफेलॉन, रोम्बिनसेफेलॉन तीन पार्ट, मतलब हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, और तीनों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। कोई डाउट? इसको हटा रहा हूं मैं। अब एक एक करके चालू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोजिनसेफेलॉन। अगर मैं प्रोजिनसेफेलॉन की बात करता हूं तो इससे मैंने बताया कितने पार्ट बनते हैं? दो। टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। कभी गांव में खेलने गए हो टीले पर? मैं तो गया हूं, ठीक है, टीले पर। टीला होता है ऊंचाई, कि भी कहां खेल रहे हो, कहां जा रहे हो? वो टीले पे जा रहे हैं, ऊंचाई टीला ऊपर, वो टीले पे जा रहे हैं हम लोग। टीला, जब मिट्टी का ढेर ऊपर होता है, कि कहीं खेलने कभी भी गए हो टीले पर, गए हो क्या? अरे यार, क्या करूं मैं? ठीक है, तुम समझना भी चाहते हो, रटना नहीं चाहते। एक एडिशनल टर्म एनसीईआरटी से लिखा दूं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। वो भी जूलॉजी सब्जेक्ट जो तुम्हारा मेन मेन सब्जेक्ट है, जो आप यहां से क्वालिफाई करने के बाद जस्ट एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो। अगर मैं बॉटनी पढ़ा रहा होता और एडिशनल टर्म लिखाता तो मैं सोचता मैं क्यों लिखा रहा हूँ फालतू में। ठीक है, समझ रहे हो? जब जूलॉजी लिखा रहा हूँ मुझे पता है उसको, समझ रहे हो, कंसेप्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के चीज रटानी नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि अभी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोल के देखो मेरे भाई, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी डाइनसेफेलॉन को एक्सप्लेन करती है। अगर मैं डाइनसेफेलॉन को बताऊंगा तो बिना टीलेंसेफेलॉन को बताए मैं डाइनसेफेलॉन को कैसे तुम्हारे दिमाग में सेट कर सकूं? मैं ताज्जुब करता हूं
जो लोग कहते हैं ठीक है कि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, एडिशनल कुछ भी नहीं पढ़ाता और मैं बेस्ट हूँ, जो भी है पता नहीं, मैं कैसे समझा देंगे यार? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं समझ रहा हूं तो बेवकूफ है वो, ठीक है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के कोई चीज कैसे समझ में आ जाएगी? मैं आधी अधूरी बात करके कैसे कैसे कह सकता हूं कि तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, उन बच्चों के लिए कहता हूं जो कहते हैं ना मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पढ़ूंगा, तो भाई यहाँ नोट्स पढ़ लो, क्लास ले लो, फिर एनसीईआरटी खोल के फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आएगी। जब डाइनसेफलॉन टर्म आएगा तुम समझोगे अच्छा ये फोर ब्रेन का पार्ट है जो टीलेंसेफलॉन से नीचे होता है। मतलब इस फोर ब्रेन के डाइनसेफलॉन में सारा फोर ब्रेन नहीं आता, फोर ब्रेन का एक पार्ट आता है, क्योंकि टीलेंसेफलॉन भी कोई चीज होती है पर वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। समझे या नहीं समझे? यार ये तो मैं समझता नहीं है यार, तुम क्या हो यार सच में, मतलब अब तुम, मैं क्या बताऊं, ठीक है। कोई भी पुराना बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा हो एक बार पूछ लो यार, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। रटंत विद्या फलंत नाई, और वो मेरे 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 मतलब मेरे खून में नहीं है यार, ठीक है। मैं अगर कोई चीज पढ़ाऊंगा तो मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे को नुकसान ना हो यार, धोखा नहीं देना है उसको, ठीक है। मैं एनसीईआरटी खोल के बैठ जाऊं, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन कराऊं, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है? जूलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जूलॉजी तो बहुत कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल का मतलब है तुम्हें एमबीबीएस में वही पढ़नी है, वही सब चीजें आनी है। और आधी अधूरी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जूलॉजी में जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो टोटोरा, गैनोंग, एल्बर्ट रसल की लाइनें दे रखी हैं यार। आधी अधूरी लाइनें कोई समझ भी कुछ, मैं मतलब मैं ही जब स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ता था मैं समझ ही नहीं पाता था बोल क्या रही है भाई, ये लाइन कुछ बोल रही है, ये लाइन कुछ बोल रही है, ये लाइन कोई मतलब क्या ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पिंजड़ा जोड़ा, ठीक है, वो मतलब मेरे समझ में नहीं आया। तब मेरे समझ में आया कि यार बच्चे को सही मायने में इसको बहुत कंसेप्चुअल इजी वे में करने के लिए आपको कुछ चीजें ऐड करने पड़ेंगी। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि सर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं रख पाऊंगा, मत रखो यार, एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं छोड़ ही नहीं रहा, पर कंसेप्चुअल एनसीईआरटी तब समझ में आएगी एक बार मैं पढ़ा दूं ना, फिर तुम्हें कंसेप्चुअल एनसीईआरटी समझ में आएगी, ठीक है। फिर एनसीईआरटी पढ़ो। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते हो, मैं लिख के दे सकता हूं, दावा कर सकता हूं इस वाली बात का, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कोई तुम्हारे कंसेप्ट हमारे बन जाए कभी, मैं दावा कर सकता हूँ इस वाली बात का, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, देखा है बच्चों को। खाली एनसीईआरटी पढ़ करके आप नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल। अगर मैं खाली एनसीईआरटी की लाइनें लिखाना चालू कर दूं, इम्पॉसिबल भाई, आप उल्टे हो जाना, ठीक है, लिख लो, ये वाली बात रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है, कट कर लेना, एमबीबीएस करना, तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है, तुम भी टीचर बनोगे वहां पर जाकर के, अपने जूनियर्स को पढ़ाओगे, आगे जाकर के समझ जाओगे यार सर क्या कहते थे, क्या वास्तव में पॉसिबल है डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाना चालू कर दूं, क्या मेरे समझ में आएगी? आपको लगेगा हाँ सर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं, पर तुम गुड़ गोबर हो जाओगे, तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि तुम्हें यहाँ तालियां बजानी है? एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हो रही है, अबे यार तुम सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर में याद करी हुई चीज नहीं आती, दिमाग में निकल जाती है, जैसी प्रेशर में आते हो जो मेमोरी बनी है तो निकल जाती है। अब क्या रहता है, कंसेप्ट रहते हैं, यार ये कंसेप्ट ऐसे था ऐसे था ऐसे था, उसका ये पार्ट भी था, अब याद आ गया, ये हो जाएगा ए, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल चलोगे तो हाई प्रेशर में भी रिटेन रखोगे चीजों को, रटोगे, जैसी प्रेशर पढ़ा जीरो ब्लैंक, जहां थे वहीं भर भर के नेगेटिव करके आओगे। ये सच्चाई है, मान लो, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने माना है वो 180 आउट ऑफ 180 ला रहे हैं, और एमबीबीएस में भी फोड़ रहे हैं, खतरनाक तरीके से फोड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्डअप कंसेप्ट एक बार होता है, बार बार नहीं होता, ठीक है। वो जो पहुंच जाता है वो समझ लेता है कि सर आप सही बोलते थे, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक आध टर्म आ जाए तो उस पर मत जाओ, बोलने दे बेटा, ज्यादा पढ़ाकू मत बन, एक आध पढ़ाकू भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ाकुओं से बोल रहा हूँ, पहले समझ लो, सुन लो एक बार, ठीक है, जिससे कि वो चीज बार बार ना आए सामने, ठीक है। समझ में आया ना कि एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन टू लाइन अगर जूलॉजी में तुम पढ़ के दिखा दो, पढ़ के का मतलब है समझ के दिखा दो, तुम जो कहोगे करने को तैयार हो, ठीक है, वापस आओ। मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं होगा, मीजेंसेफेलॉन चलेगा। हाँ, हाइंड ब्रेन के अंदर मैं थोड़ा डिवाइड करूंगा, चलो उसको बाद में लिखूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जगह कम है। ये पूरा एक फुल पेज हॉरिजॉन्टल बनाना है क्योंकि जगह कम है। अब क्वेश्चन बनता है कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, पर टीलेंसेफेलॉन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर डाइंसेफेलॉन के बारे में दे रखा है, पर समझ में कैसे आएगा डाइंसेफेलॉन जब तक टीलेंसेफेलॉन ही नहीं पढ़ोगे? ये सब समस्या तो ये है ना कि
क्या करूं यार, बच्चा या तो बच्चा ब्लाइंड फेथ करे तो काम बनेगा, अपनी बुद्धि चलाएगा और टीचर से ही पढ़ना चाहेगा, कहां से क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल फैक्ट्री लोब। सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूं सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फिर ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब्स, ये भी नोज वाले पार्ट में कराऊंगा। ऑल फैक्ट्री लोब यहाँ आंखों के नीचे दो होते हैं, वन पेयर या नीचे अंदर रॉड जा रही है इस तरीके से। ये सबसे बड़ा पार्ट हो गया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर आ जाओ, एक ही कलर से रखते हैं, हिप्पोकैम्पस। एक एमेगडाला और ऐड करूंगा इसके अंदर में। एमेगडाला, ये चार ही पार्ट लिख रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया टीलेंसेफ्लॉन, क्योंकि एनसीईआरटी डाइंसेफ्लॉन के बारे में बोलती है। तो अगर डाइंसेफ्लॉन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें तीन चीजें होंगी, एक तो थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, एक एपिथैलेमस। तो बीच में तो लिखूंगा थैलेमस। ठीक है, ऊपर लिखूंगा हाइपोथैलेमस। हाइपो, और नीचे लिखूंगा उल्टा एपिथैलेमस। एपी। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है डाइंसेफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। फोर ब्रेन के मतलब टीलेंसेफेलॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर एनसीईआरटी ने चार का ही जिक्र किया है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला। एनसीईआरटी ने इसको अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट किया है, पर मैं एक साथ लिख रहा हूँ हर सारी बातों को। फिर एनसीईआरटी जब हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताती है तो लिम्बिक सिस्टम की भी बात करती है, इसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, जो चार चीजों के मिलने से बनता है, एक दो तीन चार। ये चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली में लिम्बिक सिस्टम है क्या, इट इज अ इमोशनल ब्रेन। इट इज अ इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, इसी को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। समझ रहे हो, दुनिया इसी के साथ खेलती है। समझ रहे हो, ये सच बोल रहा हूं, दुनिया इसी के साथ खेलती है, पर ये बहुत पावरफुल होता है। इसको आपने सही जगह यूटिलाइज कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है और दुनिया का कोई टारगेट नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, टेक्नोलॉजी में नहीं। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी में भी हो रही है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जोश, जुनून, पागलपन उसके अंदर। क्यों, क्योंकि हम इमोशन, इमोशन, समझ रहे हो, हम समझ रहे हो ना, हमारे अंदर इमोशन भरे हुए हैं बेटा, और उन इमोशन से हम फाइट करते हैं। हम ऐसे ही प्रोफेशनल फाइट नहीं करते, देखे होंगे सोल्जर्स, वो एक अपनी माँ के लिए फाइट करते हैं, अर्थ को, अपने हिंदुस्तान की धरती को, कहते ना कि मेरी माँ है। ठीक है, तो वो इमोशन भरे पड़े हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे, समझ रहे हो ना, यहाँ पर पैर रखने की, उठ, मतलब कुछ भी ना हो, देखो कितना केस चाइना के संग केस हुए हैं। ठीक है, खेल नहीं है, तो वो सारा खेल इमोशन का है। बच्चे के अंदर अगर इमोशन पल गए ना सही तरीके से, तो कोई मेडिकल छोड़ो, तुम एम्स फाड़ के फेंक दोगे। समझ रहे हो, कुछ भी चीज, इमोशन बहुत तगड़ी चीज है। इमोशन इंसान को उठा भी सकता है, इमोशन इंसान को बर्बाद भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, और इमोशन, समझ रहे हो, और खाली इमोशन पर डिपेंड रहे तो लूज मोशन भी हो सकता है। इमोशन प्लस ये दोनों यूज करोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे अच्छा आप कर पाओगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ। हेड ऑफ हिप्पो, तो एक्चुअल में लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ये हिप्पो की हेड है। मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे मैं याद कराया है मैंने बच्चों को। इसको हम बोलते हैं HAT, हैट ऑफ हिप्पो।
जब भूल जाओगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है तो आपको याद रहेगा हेड ऑफ हिप्पो। एच मतलब होता है हिप्पो, सॉरी एच मतलब हो गया हाइपोथैलेमस, ए मतलब हो गया एमिगडाला, टी मतलब हो गया थैलेमस, फिर से बोल रहा हूं, एच मतलब हो गया हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस, और हिप्पो, हिप्पो मतलब हिप्पो कैंपस। इन चारों की चीजों के मिलने से हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड आपको याद रखना है, हेड ऑफ हिप्पो, समझ रहे हो? आई या नहीं आई? लो बॉयस, अरे भारत ही तो बोल रहा हूं भाई, भारत माँ। चलो आ जाओ। हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड, ये आपको याद रखना है, इट इज अ इमोशनल ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया इमोशनल ब्रेन किस किस के मिलने से बनता है, इन चार चीजों के मिलने से इमोशनल ब्रेन बनेगा, एक दो तीन चार, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, अब फोर ब्रेन का पार्ट एकदम क्लियर है, टेलेंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन। अब मैं बता दूं आपको, सेरिब्रम ये हमारे ब्रेन की सबसे बेहतरीन प्रोसेसिंग यूनिट है, या अगर हम कहते हैं कि मेमोरी जहां स्टोर होती है, इट इज अ स्टोरेज ऑफ मेमोरी, इट इज अ रोम, एक तो होती है रैम, एक होती है रोम, रोम ऑफ ब्रेन। ठीक है, आपसे पूछेगा आपके ब्रेन की रोम कौन सी है, रोम तो समझते हो ना? अरे अरे ब्रेन, अरे अपना मोबाइल तो खरीदते हो ना, कहते ना रोम कितनी है, रोम का मतलब है स्टोरेबल, स्टोरेबल कैपेसिटी कितनी है, 500 जीबी की है, समझ रहे हो, 256 जीबी की है, 1 टीबी की है, कहते ना 1 टीबी का चाहिए स्टोरेज भाई, खूब स्टोरेज होना चाहिए, तो वो क्या है, रोम। तो आपके ब्रेन का स्टोरेज कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है, इट इज अ सेरिब्रम इज अ रोम ऑफ अवर ब्रेन। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे ब्रेन की रैम कौन सी है, रैम, रैंडम मेमोरी जो होती है, जिससे आपके मोबाइल की स्पीड फास्ट होती है, रैंडम, रैम, रैम कौन सी होती है जरा बताओ, रैम, रैम ऑफ अवर ब्रेन। अरे रैम बताओ भाई, रैम, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज द रैम ऑफ अवर ब्रेन। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जितना बेहतरीन होगा उतना आप बेहतरीन डिसीजन लोगे, फास्ट डिसीजन लोगे। ठीक है, मतलब क्विकली, हाँ बेटा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज अ रैम ऑफ अवर ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम इज अ रोम ऑफ अवर ब्रेन। ठीक है, ये पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए क्विक डिसीजन और मेमोरी के लिए। ठीक है, और हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इनको मिला दिया जाए तो आपका इमोशनल ब्रेन बन जाता है। ठीक है, समझाता हूं अभी आपको। ऑल फैक्ट्री लोब ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल आपकी नोज इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस और थैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बनता है। हाइपोथैलेमस की मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में अभी, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, जो मैं वहां पढ़ाऊंगा। और हमारे बॉडी का, कह सकते हो, एक मिनट, क्या हो गया भाई, ठीक है, उसका भी काम करता है। और ये हमारे बॉडी का, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कह सकते हो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ ब्रेन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, फिर थैलेमस क्या होता है, थैलेमस, थैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम गेट कीपर बोलते हैं, मिड ब्रेन के, जो मिड, ठीक मिड ब्रेन के ऊपर होता है, गेट कीपर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर कैसा भी सिग्नल जाए, सेंसरी या मोटर, तो इसका डिसीजन जो लेता है वो थैलेमस लेता है, जो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो और एपिथैलेमस, एपिथैलेमस का कोई खासा रोल नहीं है। एपिथैलेमस से एक ग्लैंड जुड़ी होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो मैंने आपको शायद बताई भी थी। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में लेकर के जाती है, पीनियल ग्लैंड जो आपकी स्पिरिचुअल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पीनियल ग्लैंड जो आपकी आंतरिक ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, पीनियल ग्लैंड जो मतलब कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हल्की पूरी मत ले लेना उसको, बहुत खतरनाक ग्लैंड है। ठीक है, इसी से जुड़ी होती है। तो ये वाला पार्ट तो समझ में आया, बेसिक, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अवर ब्रेन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यस या नो? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करूंगा मैं मिड ब्रेन, जगह कम है पर समझने की कोशिश करना। अगर मिड ब्रेन की बात करूंगा तो एनसीईआरटी में देखो दो लाइनें दे रखी हैं। एनसीईआरटी बोलती है चार, ऐसे से मिड ब्रेन का एनसीईआरटी ने डायग्राम ऐसे बना रखा है, और यहाँ चार लोब दिखा रखे हैं, एक दो तीन चार, ऐसे चार ऑप
ऐसे लोब बने होते हैं, लोब का मतलब गुच्छे, समझने की कोशिश करना। 4 लोब बने होते हैं, 2 होते हैं सुपीरियर कॉलिकुली और 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है। 2 होते हैं सुपीरियर कॉलिकुली, 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिकुली, और चारों को मिलाकर के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, क्लियर बिल्कुल। और ब्रेन के डॉर्सल साइड पे लगे होते हैं चारों, जैसे मैं ये हूं ना, ब्रेन मेरा ये है, तो ये ऐसे 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 होगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो डॉर्सल पोजीशन होती है इनकी, नीचे नहीं होते, ये ऊपर की साइड में होते हैं, ऊपर की साइड में डॉर्सल पोजीशन होती है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाए जो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाए जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जगह कम है पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और आ जाता है तो, क्योंकि एक ही स्लाइड पर डालना है सबको। तो मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा, एक ही चीज आएगी मिड ब्रेन में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री माने होता है 4, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 लोब होते हैं। पोजीशन क्या होगी इनकी, डॉर्सल पोजीशन, एनसीईआरटी में दे रखी है, क्वेश्चन आता भी है, डॉर्सल पोजीशन। क्वाड्री मतलब 4, यानी 2 उसमें सुपीरियर होंगे, 2 इंफीरियर होंगे, समझने की कोशिश करना। यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर। 2 सुपीरियर कॉलिकुली 2 इंफीरियर कॉली। कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने कितना होगा, 4। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमना 4 लोब्स होते हैं, क्वाड्री मतलब 4, क्लियर बिल्कुल, समझ जाना। क्वाड्री जेमना का मतलब होगा 4 लोब। क्वाड्री मतलब होता है 4, 4 लोब होते हैं, ठीक है। 2 सुपीरियर हो गए और 2 इंफीरियर हो गए। अगर मैं सुपीरियर की बात करता हूं, समझना, तो ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इंफीरियर वाले ऑडिटरी, जगह थोड़ी है, हो जाएगा। इनकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, विजुअल रिफ्लेक्स, एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कोई डाउट। इसके बस एनसीईआरटी में यही दे रखा है, बस सेरिब्रल पेडंकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेडंकल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तुम यही याद रखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं काफी चीजें डिलीट कर रहा हूं, पर जो जरूरत की चीजें वो तो मैं आपको कराना ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब बात करेंगे हम किसकी, हाइंड ब्रेन। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान रखना है हाइंड ब्रेन के अंदर, अच्छा जी समझा तो दूं उसको मैं, पोजीशन समझ में आ गई, अब समझो। ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब समझते हो, अरे भारत माँ इधर आ जाओ। यस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज आल्सो मैमेलियन करेक्टर, मैमल्स में लिखाता हूं इस चीज को, मैं लिख देता हूं, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मैमेलियन ब्रेन का फीचर है।
मैमेलियन ब्रेन का फीचर है, मैमल्स में भी लिखाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो, मैमल्स में भी लिखाऊंगा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को मैमेलियन फीचर है, ठीक है। तो समझो मेरी बात, दो जो पोजीशन समझ में आ गया, हमारे ब्रेन में इस तरीके से ऊपर की साइड में होते हैं, दो ऐसे आगे होंगे, दो उसके पीछे होंगे, ऊपर की साइड में होंगे, दो आगे होंगे, दो पीछे होंगे। जो आगे वाले होंगे उनको सुपीरियर कॉलिकुली बोलेंगे, पीछे वाले होंगे उनको इंफीरियर कॉलिकुली बोलेंगे। सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स बच्चे नहीं समझते हैं, पुराने बच्चों को पता होगा। जैसे मानो आप अंधेरी गलियों में जा रहे हो, मैं यही एग्जांपल यूज करता हूँ, अंधेरी गली, अंधेरा, अंधेरे में जा रहे हो, ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, अचानक से लाइट जली। अब लाइट जलने के लिए क्या करोगे, कहां जली, कहां जली, कहां जली, नहीं आया क्या, ये आया ना, कहां जली। इट इज अ मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब है देखने से मतलब नहीं है, विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। अचानक से इनवॉलेंट्री, बिना सोचे समझे इनवॉलेंट्री तरीके से आप जो नेक मसल्स का मूवमेंट करते हो ना, ये 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 कहां से आई, कहां से आई, ये नहीं है, ये कहां से आ गई, नहीं, अचानक से। इट इज अ मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। बच्चों को लगता है विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब देखने से मतलब है ना, इट इज अ मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। चाहो लिख सकते हो, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो ठीक है, लिख लो कहीं, पर मैं तो इतने में बच्चे का काम बन जाता है, ठीक है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे आप मैंने बताया एक सुनसान जगह से निकल रहे हो, नहीं एकदम, और कहानी सुन रखी है आपने, मैं छोटा था तो मुझे याद था, पहले कहानी सुनाई जाती थी, डरावनी कहानियां, ठीक है, कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक भूत बैठता है, ठीक है, पीपल के पेड़ के ऊपर एक हांडी लगी रहती है, वो भूतों का घर है, भूत रहते हैं उसमें। भाई एक बार फंस गए थे खेतों पर, ठीक है, पीपल का पेड़ मिलता था पर समझ डर नहीं लगता था, जिस दिन से वो कहानी सुनी, अब वो पीपल का पेड़ नहीं रह गया, वो डर बन गया, समझना। तो डर हम खुद पैदा करते हैं, ठीक है। उससे पहले पीपल के पेड़ पर चढ़ते थे, हांडी से खेलते थे, मस्ती करते थे, पर जब कहानी सुनी तब ये हालत थी कि फंस गए एक दिन अकेले। जब पीपल के पेड़ से निकल रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे, नहीं जरा सी भी पत्तियों की आवाज आती थी ना, लग रहा है कि पत्तियां, हवा चल रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, भूत आ रहा है, नहीं आया क्या, ये फीलिंग होती थी। तो ये डर हम खुद पैदा करते हैं, ठीक है। इससे पहले वो डर नहीं था, अब वो डर पैदा हो गया। इससे पहले भूत नहीं दिखता था, पर अब भूत दिखेगा, क्योंकि भूत मैंने बना लिया है अपने, समझ रहे हो, इल्यूजन, मैंने अपने ब्रेन के अंदर उसको क्रिएट किया कहानी के माध्यम से। तभी तो मैं कहता हूं हमेशा मोटिवेटिंग स्टोरी सुनो, हमेशा मोटिवेटिंग कहानी कहानी सुनो। जो कहते हैं ना, हम तो बहुत बहादुर हैं यार, हम तो हॉरर मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई बहादुर नहीं हो, तुम अपने दिमाग के अंदर उन इमेज को क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो, जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत देंगी, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर उन चीजों को लेके जाओ, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाओ जिससे बेनिफिट हो, ठीक है। तभी तो कहते हैं मोटिवेटिंग मूवी देखो, जिससे मोटिवेशन वाली, ठीक है, या ऐसी चीजें जो फ्यूचर में प्रैक्टिकली आपके काम आनी है, आपको प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है, आप समझ रहे हो। इन चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई स्पिरिचुअल लाइन में जाना है तो स्पिरिचुअल चीजें सुना करो, ठीक है। आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो फाइनेंस कैसे इंक्रीज होता है, उससे रिलेटेड चीजें सुनो। स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में क्या क्या दुनिया में चल रहा है, वो इनकी कहानियां सुनो भाई, इसके पीछे भी तो कहानियां हैं ढेर सारी, उन कहानियों को सुनो। हॉरर मूवी देखेंगे तो बस वही हुआ, मैंने कहानी सुन ली, पीपल के नीचे निकल रहा था कि अभी निकला भूत आया, अभी निकलेगा, उठा करके गाड़ देगा उल्टा, ठीक है। तो पसीने छूट रहे थे ना, पूरा का पूरा बॉडी के एक एक रोम है ना खड़े हो जाना, ठीक है। इरेक्टाइल इरेक्टाइल मसल्स क्या होते हैं, पायलोरम मसल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो उस दिन ऐसा लगा बस बच गए, अब भूल से भी उतर नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। तो सोचो उस जगह से मैं निकल रहा था और पीछे से आवाज आ जाए, मनीष, तो क्या होगा, कहां से आई, नहीं आया क्या, इट इज। अब मूवमेंट ऑफ नेक मसल होगा किसके लिए होगा, सुनने के लिए होगा, ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब होता है सुनना, समझ रहे हो ना। अरे भाई इधर आ जाओ, मेरे भाई इधर आ जाओ, ठीक है, ये पता है, चलो खैर कोई नहीं। हाँ, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, हमारे, ठीक है, पाइलो इरेक्शन, जो हमारे रोम होते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं, स्किन हेयर, वो इरेक्ट हो जाते हैं इनकी वजह से, समझ रहे हो, इट इज अ रियलिटी। यस सर, ठीक है। तो ये इस समझना, विज रिफ्लेक्स का मतलब क्या है समझना होगा आपको, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स।
ऑडिटरी मतलब होता है सुनना, और विजुअल मतलब होता है देखना। मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन। चलो भाई, हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करता हूं तो इससे दो पार्ट बनते हैं, याद हो। यहाँ मैंने एक ही दो पार्ट बनाए थे, यहाँ एक ही पार्ट है, यहाँ दो पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, एक माइलिन सिफलॉन और एक मैटिन सिफलॉन। माइलिन सिफलॉन और मैटिन सिफलॉन, समझ रहे हो ना। क्लास नोट्स कैसे प्रिंट करवाएं, मैं एक प्रिंट वाला एक तरीका बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। माइलिन सिफलॉन और मैटिन, यहाँ लिखो पहले तो, माइलिन सिफलॉन और मैटिन सिफलॉन। माइलिन सिफलॉन और मैटिन सिफलॉन। अगर मैं माइलिन सिफलॉन की बात करता हूं तो माइलिन सिफलॉन से बनता है एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा, माइलिन सिफलॉन से बनता है क्योंकि हाइंड ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, समझना, एक सेरिबेलम होता है, और एक पोन्स होते हैं। तीन चीजें हाइंड ब्रेन के अंदर होती हैं, एनसीईआरटी ने दे रखी हैं। इसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा माइलिन सिफलॉन का पार्ट है, और मेटिन सिफलॉन के दो पार्ट हैं। एक तो हो गया पोन्स, एक हो गया सेरी बैलम। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम के अंदर। देखो सेरिब्रम में दो टांगे आ रही हैं, दो एल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सेरिबेलम में दो एल आ रहे हैं, दो एल का मतलब दो टांगे। एक पैर लगाने से जो लड़खड़ाना चालू कर दे, एक पैर लगाने से जो लड़खड़ाना चालू कर दे, वो बैलम है। क्योंकि लड़खड़ाने के लिए टांगे चाहिए, डबल एल चाहिए, समझ रहे हो। यानी एल्कोहल का सीधा इफेक्ट बैलम पर पड़ता है, और बैलम पर इफेक्ट पड़ने से आपके वॉलेंट्री एक्शन गड़बड़ा जाते हैं। आपके टंग मसल्स, आपके लिम्स मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, इससे मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जहां पर दो एल हैं मतलब बैलम, यानी ड्रिंक लगाने से जिस पे इफेक्ट पड़ता है। एक मूवी देखी होगी तिरंगा, तिरंगा मूवी, तो नाना पाटेकर के पीछे वो ऐसे ऐसे हाथ मारता है, यहाँ मत मारा कर, यहाँ मत मारा कर। यहाँ छोटा छोटा दिमाग होता है, ठीक है, उसने क्या बोला था पता नहीं, यहाँ छोटा दिमाग होता है, यहाँ मत मारा कर। ठीक है, मतलब इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अवर ब्रेन। सेरिबेलम क्या है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। सेकंड लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट हो गया। ये एक ही स्लाइड पे मुझे इसलिए देना था क्योंकि अब ये पूरा ब्रेन आपके सिंगल स्लाइड पर है, वो जो एनसीईआरटी वाला है। ठीक है, अब आप एक एक चीज समझ सकते हो, एक एक चीज याद कर सकते हो। ये चार्ट आपको याद है ना, तो आप सीधा मतलब पूरा छाप मारोगे, पूरा ब्रेन मतलब टिप्स। ये तरीका होता है यार, फ्लो डायग्राम में पहले चीज को समराइज करो, फिर रिवीजन करोगे तो इसी की बेस पे आप रिवीजन मार दोगे। ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपने मैपिंग कर ली, इसको रेकी बोलते हैं। मतलब है ना, कोई चीज जैसे कहीं जा रहे हो आप, किसी प्लानिंग कर रहे हो, जैसे फौजी को देखा होगा, पहले अटैक करते हैं तो पूरी रेकी करते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी बेस पर मतलब आप समराइज कर दोगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना। अरे बैलम पीछे होता है, छोटा दिमाग होता है। सेरिबेलम इज अ सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोग पीते हैं, पैग लगाते ही बैलम पर सीधा इफेक्ट पड़ता है और टांगे लड़खड़ाना चालू कर देती हैं। टांगे का मतलब है दो एल, मतलब बैलम लड़खड़ाता है, ब्रम नहीं लड़खड़ाता। बीएमएस, डीएमएस। एमओ क्या है, अरे भाई ये लड़का नया है। एमओ का मतलब होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब तक के हर चैप्टर के अंदर मैंने एमओ लिखा है, रेस्पिरेटरी से चालू किया, हर चैप्टर के अंदर एमओ। एमओ हमारे वॉलेंट्री, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री बोल गया, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने के लिए एमओ का रोल होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स रेस्पिरेटरी में भी पढ़ाया था मैंने, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। सेरी बैलम की अगर बात की जाती है, सेरी बैलम, ठीक है, तो सेरिबेलम क्या काम करता है भाई, सेरिबेलम
ये हमारे वॉलेंटरी मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। चलो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रेन समराइज हो गया। अब कैसे याद करना है? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का फॉर्मेशन, फोर ब्रेन प्रोजिनसेफेलॉन, प्रो पहले आया, फिर मिड ब्रेन मीजेनसेफेलॉन, मिड मतलब मिड 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 में, रोमेनसेफेलॉन यानी तीसरा वाला। प्रोजिनसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहला टीला टीला टीलेंसेफेलॉन, उसके नीचे डाइनसेफेलॉन, टीला टीलेंसेफेलॉन के नीचे डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का फर्दर डिवीजन नहीं हुआ। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट हो गए। मालिन शीट याद रखो, मालिन शीट तो याद रहेगा ना। तो माइलिन का मतलब माइलिनसेफेलॉन पहला पार्ट हो गया, शीट का मतलब मैट, चटाई, तो शीट का मतलब मैट, तो माइलिन शीट यानी माइलिनसेफेलॉन, और मैट से याद रखोगे मैटिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन मैटिनसेफेलॉन याद रहेगा, ठीक है। और मिड ब्रेन में तो एक ही चीज आपको याद रखनी है, कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमना डोर्सल पोजीशन होती है। क्वाड्री मतलब 4, 2 सुपीरियर, 2 इंफीरियर, सुपीरियर फॉर विजुअल, इंफीरियर फॉर ऑडिटरी। पहले विजुअल आएगा फिर ऑडिटरी आएगा पीछे, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। रिफ्लेक्स, ठीक है। और मेमेलिन फीचर होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन में क्या आएगा? बस डाइनसेफेलॉन याद रख लो, बचा हुआ सब टीलेंसेफेलॉन में आएगा। डाइन में क्या आता है? डाइन में थैला, थैला, थैले के ऊपर थैला और थैले के नीचे थैला। पर ऊपर थैला मतलब एपीथैलेमस, एपी ऊपर, और नीचे थैला मतलब हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब याद रहेगा भाई, थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, थैले के ऊपर एपीथैला, थैले के नीचे हाइपोथैला मतलब हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? इसके अलावा फिर कंफ्यूजन क्या आएगा? सर बचे हुए तो सारे सारे किस में आते हैं? टीलेंसेफेलॉन में आते हैं। अब बचे हुए में क्या याद रहेंगे आपको? ऑल फैक्ट्री, ठीक है, आपको एमेगडाला, आपको हिप्पोकैम्पस, आपका सेरिब्रम, 4 ही मैंने याद कराए हैं, तो 4 ही दिमाग में होंगे। तो कहां रहेंगे ये, ठीक है, टीलेंसेफेलॉन में होंगे। मिड ब्रेन हो गया, टीलेंसेफेलॉन हो गया। अब बचा क्या? माइलिनसेफेलॉन, मैटिनसेफेलॉन। माइलिन शीट, शीट मतलब मैट, मैट मतलब चटाई, ठीक है। माइलिन और मैटिन, माइलिन में सिर्फ एक आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि मैटिनसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरिबेलम दोनों आते हैं। समझ रहे हो? पोन्स और सेरिबेलम दोनों आते हैं। हो गया याद पूरा ब्रेन। अब इसमें आपको लिम्बिक सिस्टम याद रखना है, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड, एच फॉर मतलब हाइपोथैलेमस, एच ए मतलब एमिगडाला, एच ए टी, टी मतलब थैलेमस, हिप्पोकैम्पस। ये हो गया हेड ऑफ हिप्पो। तो क्या बचा आपका? सबके फंक्शन मैंने बता दिए। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? थैला ही थैला, यस, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पूरा ब्रेन मैंने समराइज कर दिया है, ठीक है। इसके बेस पर कुछ डायग्रामेटिकली क्वेश्चन भी ब्रेन के बन जाते हैं, देख लेते हैं दिए हैं मैंने क्या। हाँ ठीक है। अब ब्रेन के डायग्राम से क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं, डायरेक्ट छपेगा ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। अब ब्रेन का डायग्राम पूछेगा भाई, समझना, देखो अच्छा 5वां लेक्चर है ना, 6, 7, 8, 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कल खत्म कर दूंगा आपका, ये ब्रेन वाला पूरा पार्ट, ठीक है। फिर आपके पास सेंस ऑर्गन वाला पार्ट बचेगा, जो अगला टर्न आएगा उसमें सेंस ऑर्गन पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद तो नया चैप्टर हम चालू करेंगे, एनसीईआरटी हो जाएगी, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे हार्मोन वाला, ठीक है। और हार्मोन वाला चैप्टर कराने के बाद आपका ह्यूमन फिजियो कंप्लीट है। एक डिलीटेड टॉपिक है पर वो मैं कराऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बाद, ठीक है। फिर एनिमल किंगडम कराने के बाद आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। शायद एनिमल टिश्यू आपका रह गया है, शायद एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू करा दिया था मैंने, एनिमल टिश्यू कराया था नहीं कराया था ये बताओ? एनिमल टिश्यू, नो, नहीं कोई नहीं, ठीक है। एनिमल टिश्यू करा दूंगा, 11th वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। बस 11th में ही टाइम लगता है, 12th वाला तो मैं 1.5 महीने में करा देता हूँ, हार्डली 1.5 महीना, ठीक है। हो गया खत्म, रिवीजन कराएंगे टट के क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन, ठीक है। लाइट बंद कर दी, अब देख लो। तो आपसे पूछेगा जो उभार दिख रहे हैं आपको प्रोजेक्शंस, ये क्या है? ये गायरस सल्कस सेरिब्रम का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। आधे सेरिब्रम को हेमिस्फीयर बोलते हैं और पूरे को सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। फोरब्रेन के अंदर सेरिब्रम आ गया, थैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, एपिथैलेमस एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं दिखा रखा। इससे इनके मिलने से क्या बनता है, फोरब्रेन बन जाता है। आप पहचान लोगे फोरब्रेन में क्या क्या आता है। समझ में आया नहीं आया? फोरब्रेन में सेरिब्रम आ गया, ये वाला पार्ट। और ध्यान से देखना, ये तो हो गया थैलेमस, इसके नीचे होगा हाइपोथैलेमस, नीचे जिसे पिट्यूटरी जुड़ी हुई है, समझ रहे हो? तो ये इसके ठीक नीचे, थैलेमस हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे मिड ब्रेन होता है। तो ये समझ जाओगे मिड ब्रेन की बात चल रही है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद चालू हो जाएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे मैंने भी आपको। एक तो पोन्स आ गया, पोन्स हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इन तीनों के मिलने से आपका हाइंड ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर एक आपको एक डक्ट नजर आ रही है, मिड ब्रेन में मिलती है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये ध्यान रखना है आपको, पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बताओ, एनसीईआरटी वाला डायग्राम समझ में आया नहीं आया? एनसीईआरटी वाले डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आप बता पाओगे मिड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें बताई हैं मैंने, इन तीनों के मिलने से हाइंड ब्रेन बन जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, ये मैंने बताई दिया आपको। ये जो उठा हुआ पार्ट है पोन्स है, जो नीचे वाला पार्ट है वो मेडुला है, बीच में ये आपको दिख रहा है ना, ये सेरी बेलम है। अब मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको आना चाहिए। हम्म। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर आप ब्रेन को बीच में से काटोगे, ब्रेन को बीच में से काटोगे, ऐसे ऐसे बीच में से ये बीच में से काट दिया मैंने, ऐसे ठीक, ऐसे बीच में से काट दिया, तो आधा पार्ट इधर होगा और आधा पार्ट इधर होगा। तो आधे पार्ट को हम बोलते हैं हेमी। हेमी मतलब आधा, हेमीस्फेयर और हेमीस्फेयर, दो हेमीस्फेयर के मिलने से पूरा सेरिब्रम बनता है। तो ये सेरिब्रम का हेमीस्फेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सेरिब्रम का हेमीस्फेयर आधा, देखो देखा ये, हाँ ऐसे, अब सही आएगा, बिल्कुल सही, ये आधा पार्ट है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना ऐसे, तो ये मेरे ब्रेन का आधा पार्ट है, आधा पार्ट हेमीस्फेयर। सेम आधा हेमीस्फेयर इधर भी होगा, सेम आधा हेमीस्फेयर इधर भी होगा। दोनों हेमीस्फेयर के मिलने से पूरा ब्रेन बनता है, पर हम आधा कट करके तो अंदर दिखा पाएंगे आपको, तभी समझ में आएगा आपको एक्चुअल में क्या है। तो आधा कट करके मैं दिखाऊंगा तब आप समझ पाओगे एक्चुअल में ब्रेन का सही पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये आधा हेमीस्फेयर है, सेरिब्रल हेमीस्फेयर, और ऐसे दूसरा हेमीस्फेयर होगा। और दोनों हेमीस्फेयर को जोड़ने के लिए, समझने की कोशिश करना, दोनों हेमीस्फेयर को जोड़ने के लिए बीच में देखो एक न्यूरॉन का बंडल दिख रहा है, इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। दोनों हेमीस्फेयर को जोड़ने के लिए एक न्यूरॉन का बंडल दिख रहा है आपको। इस न्यूरॉन के इस बंडल को हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक बंडल है जो दोनों हेमीस्फेयर को आपस में जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम। इट इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। ये सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में देखने को मिलेगा कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया हेमीस्फेयर, ये कॉर्पस कैलोसम हो गया। ठीक है, ये समझ में आएगी आपका। ऊपर वाला पार्ट तो थैलेमस हो गया, नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस हो गया, और पीछे वाला पार्ट हाइंड ब्रेन हो गया। और हाइंड ब्रेन, समझना मेरी बात,
सॉरी मिड ब्रेन हो गया, और मिड ब्रेन से ही डक्ट निकलती है एक्यूडक्ट, एक्यूडक्ट ऑफ साल्वियस जो मिड ब्रेन का पार्ट है। फिर नीचे हैंड ब्रेन में जाते हैं, हैंड ब्रेन के अंदर ये पोन्स वाला पार्ट आ गया, पोन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया एमओ, और ये सेरी बेलम आ गया, ये हैंड ब्रेन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये एक्यूडक्ट ऑफ साल्वियस होगी, डक्ट है, ये मिड ब्रेन हो गया, ये थैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये थैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पिट्यूटरी हो गई, हैंग कर रही है। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सबसे पहले फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, हटाई दूं उसको एक बार, अच्छा लेबलिंग है, ठीक है। अब देखो, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये फोर ब्रेन हो गया। क्या हो रहा है मुझे, बताओ जहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर मैं आपसे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड कोई डायग्राम पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो जरा बताओ, रिस्पॉन्स दो जरा मुझे, देखो तुम्हें याद है नहीं। जरा क्वेश्चन बताओ, इन द फिगर डायग्राम आइडेंटिफाई ए, ए को आइडेंटिफाई करो, ए क्या है जरा बताना। ए क्या है, ए, ए, ए बताओ मुझे, ए चौथा बोल रहे हो, पोन्स, यार मान गए यार, पहचान लिया तुमने, ये पोन्स हो गया, बिल्कुल सही। नीचे वाला क्या हो गया, एमओ, ये क्या हो गया, सेरी बेलम। दो नीचे पिट्यूटरी होती है ना, तो पिट्यूटरी किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला क्या हो गया यहाँ पर, थैलेमस। ये वो पार्ट है जो हम भूल जाते हैं, नहीं पहचान पाते। अब आप कहीं भूलोगे नहीं, सेरिब्रम को भी भूलोगे नहीं, कॉर्पस कैलोसम कभी भूलोगे नहीं, ये भूलने वाले पार्ट ही हैं। तो फोर्थ हो जाएगा इसका पोन्स। जरा बताओ, विच ऑफ द लेबल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नॉन मैमेलियन ब्रेन? जरा बताओ, नॉन मैमेलियन ब्रेन में क्या नहीं होगा, कौन सा पार्ट नॉन मैमेलियन ब्रेन में नहीं होगा? हाँ हो सकता है यार, आज सुबह से शायद चाय की वजह से, खाली चाय नहीं पिए, पता नहीं क्या है, चलो, है ना? तो समझ में आ गया, कॉर्पस कैलोसम बी वाला पार्ट, ये ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में मिलेगा, नॉन मैमेलियन ब्रेन में ये नहीं मिलेगा, फोर्थ आएगा इसका। ठीक है, बस अब चालू करेंगे एक एक करके, एक एक पार्ट को मैं क्लियर कराता हूँ, चलूंगा आगे कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन क्या है। ठीक है, तो फोर ब्रेन के सारे पार्ट कराऊंगा, फिर मिड ब्रेन के सारे पार्ट कराऊंगा, फिर हाइंड ब्रेन के सारे पार्ट कराऊंगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन दे रखा है, तो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन कराऊंगा, समझ रहे हो? कल ही कराऊंगा, आज नहीं, आज मेरी भी पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है हल्का सा। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट है ये मैं एकदम खत्म भी नहीं कर पाऊंगा, हड़बड़ाहट में पूरा डायग्राम बना के एक एक चीज कराऊंगा। मैंने ओवरव्यू पूरा करा दिया है आज, मतलब एक्चुअल में एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपका बेसिक तो सारा क्लियर हो गया, बेसिक ब्रेन क्या होता है पूरा क्लियर है। अब एक्चुअल में उसको डीप में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने कुछ बातें बोली हैं, उसको थोड़ा मैं अंदर लेके जाऊंगा जो एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, समझ रहे हो? कॉर्टेक्स में क्या क्या रीजन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है,
सेंसरी मोटर और एसोसिएशन एरिया क्या होते हैं, मैक्सिमम एरिया, एसोसिएशन एरिया होते हैं, उनका क्या रोल है। ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल, पैराटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, के फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपको पता होने चाहिए, तभी आप वो चीज क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं कल सेम टाइम के अंदर। कल इस वाले पार्ट को पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, पर जितना मैंने करा दिया है प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम मिल जाए तो एक बार कोशिश करना, एक दो पैरा ही है बस, तो कल बहुत मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, आपके कमेंट बहुत अच्छे थे कल, मैंने जो आपने रेटिंग और कमेंट दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंटेन रखो हर टीचर के लिए, तो चीजें थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय।